सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जंगी जराइम को रोकने के लिए बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी कानून मौजूद है, वहां आज भी कई मुजरिम आज़ाद कैसे घूम रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा बैनुल-अक़वामी इंसाफ के निज़ाम पर उठता है। चलें, जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस का मरकज़ है। दूसरी जंग अज़ीम की तबाही के बाद पूरी दुनिया ने मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की थी ताकि तारीख फिर कभी खुद को ना दोहराए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कोशिश वाकई कामयाब हुई? तो इस कोशिश का जो जदीद जवाब है वो है ICC, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये एक मुस्तकिल अदालत है जिसे इस वादे के साथ बनाया गया कि अब संगीन जराइम करने वालों को उनके अमाल के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मगर यहाँ एक मसला है। ICC का ये जो नेक मकसद है वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के एक बहुत ही ताकतवर उसूल से टकरा जाता है, और वो उसूल है रियासत की खुदमुख्तारी। असल कशमकश यहीं से शुरू होती है। देखें, एक तरफ तो आलमी इंसाफ का आइडियल है, यानी एक ऐसी अदालत हो जो हर किसी के लिए इंसाफ यकीनी बनाए, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हर मुल्क को अपनी सरहदों के अंदर अपने मामलात खुद चलाने और अपने शहरियों को बचाने का पूरा हक हासिल है। ICC की सारी जिद्दोजहद इसी तज़ाद के बीच में फंसी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि ICC की ताकत कोई खुद ब खुद नहीं चलती। इसका दायरा इख्तियार सिर्फ उन ममालिक पर है जो अपनी मर्जी से इस मुआहदे पर दस्तखत करते हैं, और यही इसकी राह में पहली और सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, तो इस मसले का एक हल निकाला गया है जिसे तकमीलियत का असूल कहते हैं। मतलब ये कि ICC कहती है, ठीक है, पहला मौका आपका। अगर कोई जुर्म होता है तो उस मुल्क की अपनी अदालतों को पहले मुकदमा चलाना चाहिए। ICC सिर्फ तब मैदान में आती है जब वो मुल्क या तो मुकदमा चलाना ही ना चाहे या फिर उसके पास ऐसा करने की सलाहियत ना हो। ये एक तरह का आखिरी सहारा है। और बैनुल-अक़वामी कानून की कोशिश यही है कि खुद मुख्तारी की इस ढाल में सुराख किया जाए। इसकी एक बड़ी मिसाल लाइब्रेरिया के साबिक सदर चार्ल्स टेलर का केस है, जहां यह साबित किया गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह ही क्यों ना हो। लेकिन खुद मुख्तारी का मसला तो सिर्फ एक पहलू है। ICC को एक और भी बड़े चैलेंज का सामना है, और वो है ताकत का असल मसला। जरा सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये वो बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने ICC के मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं किए। जब दुनिया की इतनी बड़ी आबादी और फौजी ताकत इस अदालत के दायराकार से बाहर हो तो इसके आलमी होने का दावा खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी एक जीती जागती मिसाल सूडान के साबिक सदर उमर अल-बशीर का केस है। ICC ने उनके वारंट जारी किए, वो ICC के रुकन ममालिक का दौरा करते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ICC कितनी बेबस है। यानी अदालत हुक्म तो दे सकती है, पर अमल दरामद करवाने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर दूसरे ममालिक की सियासी मर्जी पर इन्हिसार करना पड़ता है। और फिर आती है पावर पॉलिटिक्स। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल अराकीन के पास वीटो की ताकत है। शाम में जब क्रैकडाउन हुआ और पाबंदियों की करारदाद आई तो रूस और चीन ने उसे वीटो कर दिया। यानी इंसाफ की राह में कौमी मफादात और सियासी इत्तेहाद आड़े आ गए। अच्छा, एक और बड़ी तनकीद ICC पर यह होती है कि इसकी ज़्यादातर तहकीकात अफ्रीकी ममालिक पर मरकूज़ रही हैं। इससे ये तासुर पैदा हुआ कि शायद ये अदालत सिर्फ कमज़ोर ममालिक के लिए है और मगरबी ताकतों के मफादात को पूरा करती है। लेकिन चैलेंज सिर्फ जोग्राफियाई नहीं है। जदीद जंग की बदलती हुई शक्ल ने भी इंसाफ के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग ने जंग के रिवायती क़वानीन को बिल्कुल धुंधला दिया है, और इससे इस्तग़ासा के लिए बहुत पेचीदा मसाइल पैदा हुए हैं। इसे यूं समझें कि पहले जंगें होती थीं मुल्कों के बीच, लेकिन आजकल ज़्यादातर लड़ाइयाँ मुल्कों के अंदर ही होती हैं, जहां हुकूमतें बागी ग्रुपों या दहशतगर्द तंजीमों से लड़ रही होती हैं। अब कानून को इन नई हकीकतों के मुताबिक ढालना पड़ा है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। ग्वांतानामो बे की मिसाल हमारे सामने है। वहाँ कैदियों के साथ जो सलूक हुआ उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ऐसे इक़दामात को जवाज़ फराहम किया जो रिवायती कानून के दायरे से बाहर एक कानूनी ग्रे एरिया में आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कानून तो मौजूद है। जिनीवा प्रोटोकॉल का आर्टिकल 57 वाज़े तौर पर कहता है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है, लेकिन इसके बावजूद 2001 में अफ़गानिस्तान में बमबारी से होने वाली बड़ी शहरी हलाकतों की कभी ठीक से तहकीकात ही नहीं हुई, जो एहतिसाब के निज़ाम में एक बहुत बड़े खला को ज़ाहिर करता है।
تو ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے بین الاقوامی انصاف کا مستقبل کیسا لگتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جو ہر طرف سے طاقت کی حقیقتوں کے محاصرے میں ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک طرف ریاست کی خود مختاری ہے جو عالمی قانون سے ٹکراتی ہے۔ بڑی طاقتیں اس نظام کا حصہ نہیں ہیں۔ عدالت کے پاس اپنے فیصلے نافذ کرنے کی کوئی فوج یا پولیس نہیں۔ سیاسی ویٹو انصاف کا راستہ روک دیتا ہے، اور اوپر سے جدید جنگ کی پیچیدگیاں اس چیلنج کو اور بھی مشکل بنا دیتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا ایک ایسی عدالت جس کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں کبھی واقعی طاقتوروں کو انصاف کے کٹگھرے میں لا سکتی ہے؟ یہ انصاف کی خواہش اور طاقت کی حقیقت کے درمیان ایک ایسی کشمکش ہے جو شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔